मित्रों, पिछले कुछ दिनों से इकोनॉमी करंट अफेयर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों जगह कुछ बात हो रही है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व वो अचानक से करीब $14 बिलियन गिर गया और इसके पीछे वैल्यूएशन इफेक्ट जिम्मेदार है। तो ये टॉपिक का क्या मतलब है, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब असल में जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व गिर रहा है उसके दो कारण हैं। एक, आरबीआई ने कुछ इंटरवेंशन किया, और दूसरा कि कुछ वैल्यूएशन इफेक्ट हो रहा है। तो ये दोनों टर्म्स का क्या मतलब होता है, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वी विल सी दिस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं आप बता दूं कि इस रविवार 22 अक्टूबर सुबह 11 बजे बड़े बड़े इनाम जीतने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अनअकैडमी की एक अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट होगी। 60 मिनट में 45 क्वेश्चन सॉल्व करो। तो लाइब्रेरी एक्सेस, मतलब घर पे बैठ के पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो अनअकैडमी की लाइब्रेरी में आप आके बैठ सकते हो, उसकी पूरी एक्सेस मिल जाए। स्कॉलरशिप फॉर कोचिंग, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड से लेके बहुत सारे इनाम हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अनलॉक कोड इज मोनाल.org। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं। ये फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, इस पर ये वैल्यूएशन इफेक्ट क्या होती है, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज 2019 में मेरे घर में $120 आ रहे हैं इनकमिंग, और मेरे घर से $100 बाहर जा रहे हैं। तो प्लस माइनस करो, आपको मिले कि मेरे पास $20 बच गए। ये जो $20 बच गए, मैं उसको एक बफर रिजर्व में रख लेता हूँ, बराबर। और यहाँ से मैं पैसा कुछ कुछ जगह पर इन्वेस्ट करूँगा या सेफ रख दूंगा, कि कुछ पैसा मैं अपने पास कैश में ही रखूँ, कुछ के मैं बॉन्ड खरीद लूँ। बॉन्ड मतलब कंपनी के बॉन्ड खरीदो, सामने वो आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस करता है। कुछ मैं गोल्ड खरीद लूँ, कुछ मैं बैंकों में पैसा डिपॉजिट कर दूँ, ये सब मैं कर सकता हूँ। तब कहा हाँ, ये बराबर है। और इससे क्या फ़ायदा है, ऐसा जब भी रिजर्व बनाते हैं, मान लीजिए अगले साल 2020 में ऐसा हो कि मेरे घर में सिर्फ $50 आ रहे हैं, लेकिन मेरे घर से बाहर $100 जा रहे हैं, ऐसे मेरे खर्चे हैं या कुछ दिक्कतें। तो इसका मतलब अभी आप प्लस माइनस करो, पता चले डेफिसिट है $50 की, मतलब पैसा कम पड़ रहा है, मुझे कहीं से लाना होगा। तो मैं क्या करूं, अपने रिजर्व में जो लास्ट ईयर $20 बचा के रखे थे उससे मैं पे करूं। लेकिन अभी भी $50 पूरे करने के लिए और मुझे 30 चाहिए। तो मैं जाके IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जाके मैं भीख मांग लूँ और उधर से पैसा लेके आऊँ, जैसे हमारे कुछ पड़ोसी देश आजकल कर रहे हैं। सो दिस इज फॉरेक्स रिजर्व। अब इसको आराम से समझते हैं। देखिए, कोई भी देश है जैसे इंडिया, तो हम लोग पूरे साल में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, FDI FPI का पैसा आता है जाता है। सपोज इनकमिंग $20 है, आउट गोइंग 100 है, तो सरप्लस बन जाएगा $20 के, और ये जाएगा आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में। अब ये जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें से आरबीआई पैसा कई जगह पर इन्वेस्ट करेगा या सेफ रखेगा। कुछ तो वो डॉलर, येन, पाउंड, युआन ऐसी फॉरेन करेंसी में उसको स्टोर करेगा। कुछ पैसे के वो फॉरेन करेंसी के बॉन्ड्स खरीद लेगा, जैसे अमेरिकन सरकार के, जापानी सरकार के वो बॉन्ड खरीद ले, ताकि उसको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कमाने को मिले, किसको, आरबीआई को। तो ये जो फॉरेन करेंसी और फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स हमने रखे, उस चीज़ को कलेक्टिवली हम कहते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स। तीसरा, कुछ पैसा वो गोल्ड परचेज कर लेगा आरबीआई। और चौथा, आरबीआई भी कुछ पैसा डिपॉजिट करेगा। हम लोग बैंकों में पैसा डिपॉजिट करते हैं, आरबीआई आगे चल के करेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF में वो पैसा डिपॉजिट करेगा। उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और दूसरा होती है उसकी कुछ रिवर्स या रिजर्व ट्रांसपोजिशंस। तो ये सब चीज़ों में आरबीआई ने जो पैसा रखा, मान लीजिए $500 बिलियन, तो उसको हम क्या कहेंगे, आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व। अभी यहाँ पर बात यह है कि हम लोग, ये जो पैसा आ रहा है और जा रहा है वो किधर आ और जा रहा है, राइट। तो जो पैसा इनकमिंग होता है कब होता है, सपोज हमने कुछ डायमंड, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया तो उसमें से हम पैसा कमा रहे हैं। उसी तरह सपोज इंडिया से कोई परिवार फॉरेन चला गया और उधर से पैसा अपनी फैमिली को भेज रहा है, तो मतलब रेमिटेंस का पैसा आता है, गिफ्ट डोनेशन में पैसा आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन के नाम पे पैसा आता है, एनआरआई लोग भारत की बैंकों में डिपॉजिट करे पैसा, तो पैसा आता है। तो मान लीजिए ऐसा करके इनकमिंग 120 कुछ हो रहा है। सामने इंडिया से भी बहुत सारा पैसा बाहर जाता है, जैसे हम जब भी इंपोर्ट करें क्रूड ऑयल सऊदी अरेबिया या दुबई या कहीं से, जब हम लोगों ने कोई लोन लिया है फॉरेन कंट्री से, उसको हम वापस करें तो उसके जो भी इंटरेस्ट और पे करने हैं, फॉरेनर्स ने हमारी कंपनियों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया हो, तो उस शेयर इन्वेस्टमेंट के सामने हमने उनका, फॉरेनर्स को प्रॉफिट में से डिविडेंड देना पड़े। उसी तरह आउटवर्ड हम नेपाल या बांग्लादेश या भूटान को लोन देते हों, हम जाके कोई, ये जैसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप का कोई कॉरिडोर बन रहा है उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो इस सब में पैसा जाता भी है। तो पैसा आता भी है, जाता भी है। जो सरप्लस हो गया, सरप्लस पैसा आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में जाए।
अब आप समझिए, यहाँ पर ये पैसा आ रहा है जा रहा है तो कोई एक्सेल फाइल बनती होगी, उस एक्सेल फाइल को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी या भुगतान संतुलन। और उसमें हम एक्सेल फाइल में सभी ट्रांजैक्शन को दो कॉलम में डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, जैसे एक्सपोर्ट अर्निंग, रेमिटेंस, गिफ्ट, डोनेशन, या इंपोर्ट का पेमेंट किया, इंटरेस्ट या डिविडेंड का पेमेंट हुआ, वो सब। और कुछ होते हैं कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस, जैसे कि एफडीआई एफपीआई का जो पैसा आ रहा है जा रहा है, लोन के पैसे आ रहे जा रहे हैं, एनआरआई डिपॉजिट्स, आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो ये सब हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, और फिर इनके अंदर जो प्लस माइनस होगा अल्टीमेटली फॉरेक्स अक्यूमुलेशन हो। देखिए वैसे ये टॉपिक ज़्यादा रिफाइंड है, लेकिन वो लंबी वीडियो इधर बनाएंगे तो उतने व्यूज़ भी नहीं आते जितनी मेहनत लगे। बट हम यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसलिए ले रहे हैं। अभी जो मेन करंट अफेयर्स का टॉपिक है, वो बात ऐसी है कि पता चला 2023 अक्टूबर में, पहले जो आरबीआई की पास सितंबर महीने में 598 बिलियन डॉलर्स फॉरेक्स रिजर्व में थे, वो अचानक से अक्टूबर महीने में कम होके 584 बिलियन डॉलर्स हो गए। तो मतलब इधर से इधर गिरावट कितनी भी, करीब 14 बिलियन डॉलर्स कम हो गए। तो ये कम कैसे हो गए, उसके न्यूज़पेपर वाले करंट अफेयर्स में दो कारण बता रहे हैं। एक है कि आरबीआई ने कुछ इंटरवेंशन किया इसलिए ऐसा हुआ, और दूसरा है कि वैल्यूएशन इफेक्ट के चलते ऐसा हुआ। तो इन दोनों टर्म्स को हमें एक एक करके समझना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जल्दी बता दूं कि अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल आप प्रीलिम में क्लियर नहीं कर पाए थे, तो दोबारा 2024 की प्रीलिम दे रहे हैं, तो अनअकैडमी का रिपीटर्स बैच शुरू हो रहा है। अगर आप लोग 2025 की तैयारी करें तो फाउंडेशन या आरंभ बैच शुरू हो रहा है, और इसके अंदर अब सब लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, फ्रेश टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, पावर पॉइंट, डाउट रेजोल्यूशन, ये सब की सुविधाएं हैं। एडिशनली मेंस की सारी कोचिंग आपको उसके अंदर एम्बेडेड फ्री में मिल जाए, और फिल्म के क्रैश कोर्स वगैरह भी। तो ये सब बात कैसी है, इट इज़ जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, कि एक सब्सक्रिप्शन लो और सारी चीज़ें अब अनलॉक हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप सारे शोज़ देख सकते हैं। और इसमें भी अच्छे डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज़ करें monal.org, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। खैर वापस आते हैं, हमको समझना था ये, हमको क्या समझना था, लेट मी गो बैक, कि भारत के आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में 40 बिलियन डॉलर की डिक्रीज हो गई। उसके दो कारण संबंधित थे, एक था इंटरवेंशन और दूसरा था वैल्यूएशन। ये शब्दों का मतलब क्या है, मैं वापस अपने एग्जांपल पे आऊँ कि 2019 में सपोज मेरे पास $120 आए और बाहर $100 चले गए, तो मेरे पास सरप्लस था 20, या मैं कहूँ फॉरेक्स रिजर्व था 20। अब आप समझो अगले साल 2020 में ये हो जाए कि इनकमिंग $90 है और आउटगोइंग $100 है, यानी कि डेफिसिट घाटा हो गया। कितना कम पड़ रहा है पैसा, $10। तो तब मैं क्या करूँगा कि अपने फॉरेक्स रिजर्व में जो $20 पड़े हैं, उससे मैं उसको सेटल कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरे पास 20 थे, उसमें से 10 तो मैंने बाहर दे दिए, तो अब मेरे पास फॉरेक्स रिजर्व की प्रेजेंट वैल्यू क्या हुई, 10 बची। तो इसको हम क्या कहेंगे कि मेरा रिजर्व डिक्लाइन हो गया, या और इस पूरी जो घटना है उसको हम कहते हैं या तो आरबीआई का इंटरवेंशन या आरबीआई के ट्रांजैक्शंस के चलते ऐसा हुआ है। हाँ, तो बात यह है कि अच्छा इधर से इधर जो गिरा, इसके अंदर एक आरबीआई का इंटरवेंशन जब जिम्मेदार था, तो पर आरबीआई को ऐसा क्यों करना पड़ा, उसका कारण ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जस्ट लाइक बटरफ्लाइज, तितली की तरह बस उड़ते रहते, एक जगह ठहर के बैठते नहीं। अभी अचानक से उनको सपना आ जाए या डर आ जाए कि नहीं नहीं भारत से तो भाग जाना है हमें, तो भारतीय कंपनियों में हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था वो सारे शेयर्स हम बेच देंगे, तो सामने वाली पार्टी जो भी इन्वेस्टर हैं वो हमको रुपया देंगे, फिर हम उन रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, और ये थैला भर के डॉलर लेके हम लोग इंडिया से भाग जाएंगे। तो भारत से विदेशी निवेशक पैसा लेके भाग रहे हैं। अभी प्रश्न, पण वो क्यों भाग रहे हैं, उसके दो कारण हैं। एक रशिया यूक्रेन क्राइसिस, उसके चलते उनको लगता है कि इंडिया की कंपनियों को पहले जितना प्रॉफिट नहीं होगा, तो हमने जो पैसा लगाया है, हमको अच्छे डिविडेंड की अपेक्षा थी या प्राइस अप्रिसिएशन की अपेक्षा थी, वो होगा नहीं। दूसरा, अमेरिका में एक घटना हो रही है जिसको हम कहते हैं यूएस फैट टेपरिंग, जिसके चलते इन इन्वेस्टर को वहाँ जाना ज़्यादा उचित लगता है। अब ये यूएस फैट टेपरिंग क्या है, वो खुद में ही आधे घंटे का मुद्दा है, और उसको भी मैंने फ्री वीडियो सीरीज में पढ़ा दिया है, Win23 सीरीज। उसकी भी लिंक इधर कहीं होगी डिस्क्रिप्शन या उधर आई कार्ड में, उसे आप देखना। तो वो पूरा वीडियो मतलब अलग है, उसको आप देख लेना। मैं वहाँ वापस नहीं जा रहा, वरना ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब भी ये लोग अपना पैसा लेके भारत से भाग जाएंगे, तो भारत का रुपया कमज़ोर हो जाएगा और डॉलर मजबूत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग के पास रुपया है ना, उसको वो डॉलर खरीद रहे हैं उससे, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, जो चीज़ की भी डिमांड बढ़ती है वो महंगी हो जाती।
तो पहले $1 जो 75 रुपीज़ में बिकता था, अभी $1 हो जाए 83 रुपीज़ में, मतलब आग लग जाएगी फॉरेक्स मार्केट में। और ये जो आग लग जाएगी ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब भविष्य में हम लोग बाहर से क्रूड ऑयल या फर्टिलाइज़र या कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे, तो हमें रुपयों के जत्थे के हिसाब से पहले से और ज़्यादा पैसा बाहर देना होगा, तो वो चीज़ महंगी पड़ेगी अपने को। जो चीज़ महंगी पड़ेगी तो अपनी इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाएगी। अब ये जो आग लगी है उसको कौन बुझाए? तो जवाब है उसको आरबीआई ने बुझाना है। और ये आग पानी से नहीं बुझती, इधर शॉर्टेज है डॉलर की, तो आरबीआई ने अपनी जो फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर पड़े थे उसको बहा बहा कर बेच बेच कर इन जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है उनकी आग को बुझाना है। तब जाके ये आग, मतलब रुपया स्टेबल रहेगा कि 75 या 80 जो आरबीआई करना चाहे। तो इसके चलते क्या होगा कि मान लीजिए आरबीआई के पास पहले 500 थे बिलियन डॉलर्स की फॉरेक्स रिजर्व, और फिर 480 हो जाए, तो हम कहे अच्छा देखो $20 बिलियन का तो कम हो गया। हाँ, तो बस ऐसी कुछ बात चल रही है इधर कि ये $14 बिलियन की जो डिक्लाइन हो गई उसका एक कारण क्या है? आरबीआई का इंटरवेंशन किधर? फॉरेक्स मार्केट के अंदर। अभी दूसरी इफेक्ट की बात करते हैं कि वैल्यूएशन इफेक्ट के चलते भी ये गिरावट आई है। वैल्यूएशन इफेक्ट के चलते जो गिरावट आई है उसके उसे समझते हैं। अगेन 2019 में सपोज मेरे पास $120 आए और बाहर $100 गए, तो मेरे पास सरप्लस बना $20 का, और ये $20 को मैंने कैश, बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट वगैरह में इन्वेस्ट किया था। तो 20 मेरे अभी इस रिजर्व की वैल्यू है, पर भविष्य में ये गिर भी सकता है। मान लीजिए बाजार में सोने का भाव गिर जाए कि 60,000 का सोना 55,000 का हो जाए पर 10 ग्राम्स, तो स्वाभाविक है जब मैं वापस अपना डेटा अपडेट करूंगा एक्सेल फाइल में तो ये तो गिर जाएगा। उसी तरह मान लीजिए मैंने कोई कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हो, कि जैसे ILFS, किंगफिशर या ऐसी कोई कंपनी या यस बैंक, और फिर वो बॉन्ड ही जंक हो जाए, मतलब कंपनी का दिवालिया निकल जाए, पैसा वापस आने की स्कोप ना रहे, तो मुझे उन बॉन्ड्स की भी वैल्यू फिर लिख देनी पड़ेगी, जीरो हो गया, तो अपने आप मेरी जो टोटल वैल्यू थी फॉरेक्स रिजर्व की वो कम हो जाएगी। उसी तरह चाहे पाकिस्तान या श्रीलंका की सरकार के बॉन्ड मैंने खरीदे तभी भी ये अपनी झोपड़ी जल सकती। तो जब ऐसा होने पर अपने फॉरेक्स रिजर्व की वैल्यू कम हो जाती है, उस चीज को हम कहते हैं वैल्यूएशन इफेक्ट के चलते अपनी फॉरेक्स रिजर्व की वैल्यू कम हो गई, वैल्यूएशन इफेक्ट, उसको बोलते हैं वैल्यूएशन इफेक्ट। अब हम समझते हैं अच्छा अपन आरबीआई को ये वादे क्यों हो गए। तो देखिए आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में क्या था? IMF के स्पेशल ड्राइंग राइट्स, दूसरा था गोल्ड। अभी आप गोल्ड का भाव देखो, 16 सितंबर को कितना, करीब 61,000 चल रहा है, और अभी 6 अक्टूबर के पास आओ तो वो कितना, अराउंड 59 हो गया। तो स्वाभाविक है गोल्ड की वैल्यू कम हुई है, तो आरबीआई जब अपना बैलेंस शीट अपडेट करेगा, अपनी एक्सेल फाइल अपडेट करेगा, तो वैल्यू गिर जाएगा। तो ये हम क्या कहेंगे, आरबीआई का फॉरेक्स इज डाउन बाय द वैल्यूएशन इफेक्ट। तीसरा कारण है कि फॉरेन करेंसी एसेट्स में भी वैल्यूएशन के चलते गिरावट आई। देखिए आरबीआई की फॉरेन करेंसी एसेट्स का मतलब क्या है? या तो फॉरेन करेंसी में पैसा वो इन्वेस्ट मतलब बचा के रखेगा, या फॉरेन सरकार के बॉन्ड्स खरीद लेगा, अमेरिकन सरकार की यूएस ट्रेजरी बॉन्ड खरीद ले, ताकि वहां से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में पैसा आरबीआई कमा सके। तो तकलीफ ये आ रही है अभी से कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, ये वाला, और बाकी जो करेंसी है जैसे पाउंड, यूरो, येन वगैरह, वो वीक हो रहे हैं। और क्योंकि आरबीआई ने ये सारी करेंसी अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखी थी, और जब आप उसका प्लस माइनस निकालो कि ये थोड़ा भारी हो गया अपन, बाकी सारे हल्के हो गए, तो स्वाभाविक है जो फाइनल आंसर आएगा वो गिर जाएगा। तो क्योंकि डॉलर के मुकाबले बाकी मुद्राएं कमजोर हो रही है और आरबीआई ने इन सब मुद्राओं को रखा है, तो उसका औसत जो आप निकालते हैं, कुल निकालते हैं, तो गिरा हुआ दिखता है। इसको जरा और समझते हैं। सपोज कोई एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जो अपने वीडियो के अंदर ये मेरा, मतलब मेरा तो नहीं किसी और का, गेमिंग ऐप और बैटिंग ऐप सब प्रमोट करते हो, और मान लीजिए वो ऐसा वीडियो या पोस्ट डालने के जनवरी में 110 रुपये लेते हो, और फिर अक्टूबर तक वो अपना पर पोस्ट एडवर्टाइजमेंट रेट कम करके 105 कर दे, तो तब हम क्या कहेंगे कि इस इन्फ्लुएंसर की ब्रांड वैल्यू वीक हो गई है, कमजोर हो गई है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कारण ये हो सकते हैं, क्यों इन्फ्लुएंसर की ब्रांड वैल्यू कम हो गई? क्योंकि कंपनियों को शायद कोई दूसरा बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर मिल गया हो, या कंपनी भारत में अब अपने प्रोडक्ट्स बेच ही नहीं रही है, इसलिए इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत नहीं, या फिर कि कंपनी के खुद के ही सेल्स कम हो गए। अभी जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे एक आध और वीडियो में कि भारत सरकार ने और जीएसटी काउंसिल ने कहा गेमिंग ऐप्स पे कुछ 28% चढ़ाते हैं हम लोग जीएसटी, तो उस हिसाब से उन कंपनियों का सारा प्रॉफिट जो पहले बनता था उसमें असर हो जाएगी, तब वो सोचे इतने सारे इन्फ्लुएंसर को पैसा देना नहीं है या पहले से कम देना है। नाउ सिमिलरली ये जो यूरो करेंसी है वो भी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गई है। कैसे? तो जनवरी 2023 में अगर आप 100 यूरो देते तो सामने आपको
$110 मिलते थे। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करके आप अक्टूबर महीने तक आओ, तब 100 यूरो दोगे तो सामने आपको $105 ही मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या, पहले यूरो दे के आप ज़्यादा डॉलर आपके हाथ में आते थे, अभी यूरो देने पर कम डॉलर हाथ में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो गया, जो यूरो है वो वीक हो गया, वो कमज़ोर हो गया। क्यों कमज़ोर हो गया, इसलिए तो कम, इसीलिए तो भाई मैंने आपको वो इन्फ्लुएंसर वाला एग्जांपल दिया। पहले उसकी वैल्यू थी 110, अभी हो गई 105। इसका मतलब क्या, उसकी ब्रांड वैल्यू कम हो गई। तो उसी तरह यहाँ पर 1 यूरो की पहले वैल्यू क्या थी, $100, और अब क्या हो गई, 105। तो इसका मतलब कि यूरो की भी वैल्यू कम हो गई। अब यूरो की वैल्यू कम क्यों हो गई होगी, तो अगर इन्फ्लुएंसर वाली आप सोचो कि जो कंपनियां मतलब इन्वेस्टर्स हैं उनको अब यूरोप में इतना मज़ा नहीं आ रहा है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते यूरोप के अंदर जो भी गैस और एनर्जी प्राइजेस है वो बहुत महंगे हो गए, उसके चलते उनकी कंपनियों के प्रोडक्शन पर असर हुई है, उनकी पूरी इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है। और अमेरिकन फेड टेपरिंग के चलते भी बहुत सारे इन्वेस्टर यूरोप से पैसा लेके भाग रहे हैं और अमेरिका जा रहे हैं। फेड टेपरिंग क्या है, मैं अलग वीडियो में यूएस Win23 सीरीज में पढ़ाया है। बस, तो ये सब के चलते ही कुछ $40 बिलियन की डिक्लाइन हो गई। पहला कारण मैंने बताया आरबीआई का इंटरवेंशन, दूसरा कारण मैंने आपको बताया वैल्यूएशन इफेक्ट। मित्रों, इसके अलावा भी और इकोनॉमी के नए करंट अफेयर्स आए हैं। एक तो फॉरेक्स पे वैल्यूएशन इफेक्ट हमने समझा, दूसरा एक मामला चल रहा है कि लोन राइट ऑफ और उसके बाद डिफर्ड टैक्स एसेट्स आईडीबीआई बैंक की काफ़ी बढ़ गई हैं। तीसरा कुछ चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं जो लाइसेंस फी देती है भारत सरकार को, वो सब उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उस पर जजमेंट आया। अब आप कहें इतना सब अपने लिए क्या काम का है, पर आप पाएंगे पिछले 2-3 साल से ऐसे थोड़े एडवांस लेवल के अकाउंटेंसी मैनेजमेंट टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो हमें समझ होनी चाहिए। फिर ये ग्रीन क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्टिफिकेट की कुछ डेवलपमेंट्स है, तो ये भी और भी चल रहा है। और फुल लेंथ सीरीज मेरी इकोनॉमी की चल रही है, वो मेरे कोर्स पेज पे आप जाइए, आपको मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया इस रविवार तैयार हो जाइए बहुत सारे ढेर सारे इनाम जीतने के लिए, लाइब्रेरी एक्सेस, स्कॉलरशिप, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड्स। 60 मिनट में 45 क्वेश्चन की टेस्ट देनी है, जिसको कहते हैं अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट। फ्री अनलॉक कोड इज monal.org, उसका यूज़ करें। और उसके अलावा अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं, रिपीटर बैच 2025 को टारगेट कर रहे हैं, फाउंडेशन या आरंभ बैच, एडिशनली मेंस और फिल्म के क्रैश कोर्सेज वगैरह सब कुछ आपको मिल सकता है। नेटफ्लिक्स जैसा ही सिंगल सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करें, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, नोट्स, पावर पॉइंट, हैंड आउट, डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, बहुत कुछ। एवरीथिंग गिवन इन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्काउंट कोड यूज़ करें, डिस्काउंट कोड इज monal.org। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेट्स क्रैक इट।